नमस्ते। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए अर्थशास्त्र का सिलेबस। ये काफ़ी विशाल लगता है, तो इसकी जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी चर्चा का आधार है डॉक्टर डी.के. उत्तम की उत्तम एडोनॉमी ऐप में दी गई जानकारी। हमारा मकसद सिर्फ टॉपिक्स गिनाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि तैयारी कैसे करें, क्या ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीलिम्स से। मैंने सुना है कि आजकल सवाल ज़्यादा वैचारिक मतलब कॉन्सेप्चुअल और करंट अफेयर्स बेस्ड हो गए हैं, पिछले 1-2 साल की घटनाओं पर। ये बात सही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रीलिम्स में अब वो रटने वाला पैटर्न थोड़ा कम हुआ है। कॉन्सेप्ट्स की समझ और वो असल दुनिया में कैसे लागू होते हैं, इस पर ज्यादा जोर है। इसमें जैसे आर्थिक और सामाजिक विकास वाले मुद्दे हैं, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो है ही। और साथ में बेसिक चीजें जैसे आर्थिक वृद्धि, जीडीपी, जीएनपी वगैरह, ये तो खैर पता होनी ही चाहिए। पर हाँ, जो हिस्सा सच में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है वो है वित्तीय प्रणाली। इसमें एक तो मौद्रिक नीति। हाँ, मतलब आरबीआई वाला पार्ट, रेपो रेट, सीआरआर। जी बिल्कुल। आरबीआई कैसे रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर जैसे टूल से महंगाई या लिक्विडिटी को मैनेज करती है। और दूसरी है राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। इसमें सरकार का बजट, टैक्सेशन, अलग अलग तरह के घाटे और हाँ, एफआरबीएम एक्ट, ये सरकारी खर्च पर अनुशासन के लिए है। अच्छा। बैंकिंग सेक्टर भी, जैसे एनपीए का संकट चल रहा है तो उससे जुड़े सवाल, या फिर बेसल नॉर्म्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक, ये सब प्रीलिम्स के लिए अहम है। तो मतलब सिर्फ परिभाषा रटना काफ़ी नहीं है, ये समझना होगा कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटाया या बढ़ाया तो उसका इकोनॉमी पर, आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा। एकदम सही। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा आ रहे हैं। पर भी आपने कहा करंट अफेयर्स जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट, तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड से जोड़ने के लिए है। बिल्कुल, वही तो इनका असली महत्व है, थ्योरी और प्रैक्टिस को जोड़ना। और फिर जब हम मुख्य परीक्षा यानी मेंस की तरफ बढ़ते हैं, जीएस पेपर 3 में, तो यहाँ मामला और सीरियस और एनालिटिकल हो जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, यहाँ सतही जानकारी से काम नहीं चलेगा, आपको गहराई में उतरना होगा। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्लानिंग, संसाधनों का मोबिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रोजगार, ये सब, सरकारी बजटिंग के और बारीक पहलू, कृषि में कौन सी फसलें प्रमुख हैं, उनका पैटर्न, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसकी सप्लाई चेन, ये सब समझना होता है। जैसे मान लीजिए भूमि सुधार, तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि ये हुए थे, बल्कि उनका विश्लेषण करना होगा कि अलग-अलग राज्यों पर सामाजिक आर्थिक असर क्या पड़ा, है ना? बिल्कुल। या फिर 1991 के उदारीकरण के बाद इंडस्ट्री और जॉब्स पर क्या प्रभाव पड़ा, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। हाँ, समझ रही हूँ। और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, इनका विकास कैसे हो रहा है, कौन से इन्वेस्टमेंट मॉडल्स काम कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह, इन सब में एक विश्लेषणात्मक नजर चाहिए। यहाँ तक कि साइंस एंड टेक के इकोनॉमिक पहलू भी हैं। साइंस एंड टेक जैसे आईटी सेक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनोटेक और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर, इनका अर्थव्यवस्था पर क्या असर है, ये भी सिलेबस का हिस्सा है। बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़ा कैनवस है। तो कोई नया एस्पिरेंट कहाँ से शुरू करे? क्या होनी चाहिए एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वैचारिक स्पष्टता। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए एनसीईआरटीज, खासकर 10वीं से 12वीं तक की, एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बनाती हैं। हाँ, बेसिक्स के लिए तो एनसीईआरटीज बेस्ट मानी जाती हैं। जी। उसके बाद आप रमेश सिंह या संजीव वर्मा जैसी कोई स्टैंडर्ड किताब पढ़ सकते हैं थोड़ी गहराई के लिए। लेकिन जो एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ वो है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस। उससे आपको ट्रेंड पता चलता है कि आयोग किन एरियाज पर फोकस कर रहा है, किस तरह के सवाल पूछ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और करंट अफेयर्स, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। रोज अखबार पढ़ना, इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड जैसा कोई एक, और सरकारी रिपोर्ट्स जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, पीआईबी रिलीज। हाँ बिल्कुल, इनका रेगुलर अध्ययन बहुत जरूरी है। ये आपको थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ने में मदद करता है। तो मतलब कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक से, और उनको लगातार करंट अफेयर्स से अपडेट करते रहना। इसके लिए शायद शॉर्ट नोट्स बनाना और रेगुलर रिवीजन करना भी काम आएगा। बिल्कुल, बिना रिवीजन के सब भूल जाएगा। और हाँ,
जटिल टॉपिक्स के लिए फ्लो चार्ट या माइंड मैप्स बनाना भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। और प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट्स। वो तो तैयारी का अभिन्न अंग है। खासकर मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट से स्पीड और एक्यूरेसी बनती है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो प्रीलिम्स के लिए चाहिए एक वाइड कवरेज और कॉन्सेप्ट्स की क्लियर समझ, और मेंस के लिए एनालिटिकल डेप्थ और इंटरलिंकिंग एबिलिटी। एकदम सही। और दोनों ही स्टेज पर करंट अफेयर्स का रोल बहुत अहम है। तो ये थी हमारी कोशिश यूपीएससी इकोनॉमिक सिलेबस के दायरे और तैयारी की रणनीति को समझने की। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। देखिए, जिस तेजी से भारतीय और ग्लोबल इकोनॉमी बदल रही है, डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज के इकोनॉमिक असर, जियोपॉलिटिक्स की वजह से बदलती सप्लाई चेन्स, तो क्या भविष्य में सिलेबस के इन टॉपिक्स का रिलेटिव इंपॉर्टेंस भी बदलेगा? कौन सी नई आर्थिक चुनौतियां या ट्रेंड्स एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना तैयारी को शायद एक नई दिशा दे सकता है, उसे और ज्यादा रेलेवेंट बना सकता है।